हे गाइस, आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच साइंस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। ऑप्शन है दिया, सेंधा नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ। ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन, बर्फ, बेंजीन, सेंधा नमक। ऑप्शन नंबर सी, सेंधा नमक, बर्फ, बेंजीन, केरोसिन। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। तो आपको 3 सेकंड का समय मिलता है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा राइट आंसर है। बर्फ, केरोसिन, सेंधा नमक, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब फ्यूज केवल तभी काम करना शुरू करेगा जब धारा 8 एम्पियर से अधिक हो। फ्यूज में 8 एम्पियर से अधिक का चुंबकीय प्रेरण होगा। धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। फ्यूज केवल तभी काम करेगा जब धारा ठीक 8 एम्पियर हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। क्या होगा? धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? निम्न में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 2, 8, 3, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2, 6 किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट कर रहा है, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह डैश नमक होता है। ऑप्शन ए, कमजोर एसिड और कमजोर बेस, कमजोर एसिड और सशक्त बेस, कमजोर एसिड और कमजोर बेस, कमजोर सशक्त एसिड और कमजोर बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया है। 8, 2, 18, 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 18। क्या हो जाएगा? 18। नेक्स्ट दिया हुआ, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, बेरियम क्लोराइड बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, बेरियम सल्फेट बनाता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2O, CuSO4.7H2O, CuSO4.10H2O, CuSO4
CuO.2H2O। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O। नेक्स्ट दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है को डैश कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है को डैश कहा जाता है। ऑप्शन है समस्थानिक, समावयवी, विकृत अल्कोहल, आइसोबार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, समावयवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया हुआ सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी है। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है पत्ते में पानी, मानव भोजन, शरीर में भोजन, पौधे में भोजन, प्रकाश, पौधे में सूर्य का प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पौधे में भोजन। नेक्स्ट दिया हुआ है एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है बहुविखंडन, द्विविखंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु का बनना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा द्विविखंडन। नेक्स्ट दिया हुआ है केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। जेलीफिश, सिल्वरफिश, डॉगफिश, स्टारफिश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टारफिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। नेक्स्ट दिया हुआ है रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? शर्करा यानी शुगर के स्तर का पता। ऑप्शन है गुर्दा, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट दिया हुआ है पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, गैस विनिमय, वाष्पोत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दिया हुआ है साइटोकाइनेस, एब्सिसिकम, जिब्रेलिन, ऑक्जिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस युग्म उसकी एक ही ऐसा इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही ऐसा इकाइयां नहीं है? गति और वेग, कार्य और ऊर्जा, बल और दबाव, विस्थापन और दूरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल और दबाव। बल और दबाव की एक इकाई ऐसा इकाई नहीं होती है। गति और वेग का ऐसा इकाई क्या होता है? गति और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, गति का मीटर। कार्य ऊर्जा का ऐसा इकाई होता है जूल। विस्थापन और दूरी का ऐसा इकाई होता है मीटर। बल और दबाव का अलग होता है। बल का होता है मीटर, दबाव का होता है पास्कल। ऐसा इकाई पास्कल और बल का ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट दिया हुआ है डैश इकाके लोकेशन का एक प्रकार है। डैश इकाके लोकेशन का एक प्रकार है। ऑप्शन है कंपन, आवृत्ति, रडार, सोनार।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है घर्षण बल डैश कार्य करता है, घर्षण बल डैश कार्य करता है, बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बल की दिशा के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका डैश बदल जाता है। जब तू एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका डैश बदल जाता है। दाब, वेग, जड़त्व, द्रव्यमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेग बदल जाता है, प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। ऑप्शन दिया हुआ वाष्पोत्सर्जन, संघनन, रूपांतरण, वाष्पन। उम्मीद है कि आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन, वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट कर रहा है यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब सीधा है और प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रतिबिंब वास्तविक है। क्वेश्चन कर रहा है यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक कभी नहीं बनता है, प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये आपको साइंस 20 क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप लोग अपने स्कोर का भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रभाव का कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण का नहीं होता है। ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव। आपको 3 सेकंड का समय दिया जाता है, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। संकुचन प्रभाव विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन है घर्षण ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा विद्युत स्थैतिक ऊर्जा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट दिया हुआ है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन है नाभिक के उपस्थिति का, परमाणु के आवेश का, परमाणु के अस्तित्व का, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी परमाणु के अस्तित्व का वर्णन नहीं करता है।
नेक्स्ट दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है। ऑप्शन है 4, आवर्त 4 में, आवर्त 1 में, आवर्त 2 में या आवर्त 3 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त 1 में, आवर्त 1 में। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है क्लोरीन, आर्गन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। क्या दिया हुआ ऑप्शन? क्लोरीन, आर्गन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। आर्गन समूह 17 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट है डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला होती है। ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन, ब्यूटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। ऑप्शन है संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, मेरिस्मेटिक ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उम्मीद है कि आप लोग अपने आंसर को कमेंट कर रहे होंगे और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उसकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है प्रजनन, संचरण, श्वसन, पाचन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन। नेक्स्ट दिया हुआ है जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। 5 वर्गों में यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शन है अरस्तु, विटकर, लिनियस और डार्विन। लिनियस, डार्विन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा विटकर। जीवों के 5 वर्गों में वर्गीकरण विटकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। विश्व का सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। कुत्ता, चीता, बाघ, घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया हुआ है डैश खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है मज्जा, मस्तिष्क, पोन्स, अनुमस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मज्जा जो है खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टमाटर क्या है। टमाटर क्या है। सब्जी, फल, फली, खाद्य तना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टमाटर फल है। टमाटर क्या है? फल। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद कौन से हैं। ऑप्शन है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी स्टार्च और ऑक्सीजन। ऑप्शन डी स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है CaOH का होल ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? तो दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान। तो कैल्शियम का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान 40। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32। और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 है तो 2, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 2 2 4, 4 3 7, यानी 74। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? 74, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? भार प्रति एकक घनफल, प्रणोद प्रति एकक घनफल, उसका ऑप्शन सी दिया हुआ है घनत्व प्रति एकक घनफल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है द्रव्यमान प्रति एकक घनफल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणोद प्रति एकक घनफल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। यहाँ प्रमोद नहीं प्रणोद लिखा हुआ है, प्रणोद प्रति एकक घनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है। 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सर्च लाइट, ऑप्शन बी सौर भट्टी, ऑप्शन सी पारदर्शी दर्पण, ऑप्शन डी गाड़ी के हेडलाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। क्या होगा? बढ़ता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी दिया हुआ है तांबा, ऑप्शन डी लेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तांबा का प्रयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। ऑप्शन ए मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष, ऑप्शन डी प्रकाशिक केंद्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके जरूर बताएंगे और आप अपने स्कोर को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये 20 क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको जो भी क्लास है उसकी सबसे पहले अपडेट मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। क्वेश्चन कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन दिया हुआ है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी निकोला टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तित होना, ऑप्शन बी सूक्ष्म बर्फ का सब्लिमेशन, ऑप्शन सी रेत का पानी में घुलना, ऑप्शन डी चीनी का पानी में घुलना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दूध का दही में परिवर्तित होना। दूध का दही में परिवर्तित होना राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। ऑप्शन ए आघात वर्धनीयता, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी धात्विक चमक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धात्विक चमक। धात्विक चमक उस धातु के गुण को धात्विक चमक कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोना। ऑप्शन नंबर ए सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कार्बन। पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है तत्व है कार्बन। उपस्थित तत्व कार्बन। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है। आप किस जगत में, जगह नहीं जगह है, यहाँ पर जगह लिखा हुआ है जगत में, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी प्लांटी, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी एनिमेलिया। ऑप्शन डी एनिमेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्लांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण
जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जाता है। ऑप्शन ए शिराओं, ऑप्शन बी हड्डियों, ऑप्शन डी उपास्थियों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी उपास्थियों। उपास्थियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा उपास्थियों। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है वाहिनीहीन ग्रंथि, ऑप्शन सी अपटू ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी वाहिनीहीन ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? ऑप्शन ए छिलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन, रोग नियंत्रण करने वाला पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन डी शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 करा मनुष्य की आवाज की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। मनुष्य के आवाज की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड में उत्पादित होती है। ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी हलचल, ऑप्शन सी कंपन, ऑप्शन डी गति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कंपन। मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जन्म में हिस्सा नहीं लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जन्म में हिस्सा नहीं लेता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी फूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फूल वनस्पतिक जन्म का हिस्सा भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश के पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, ऑप्शन डी हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दो फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का है विकल्पों में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ऑप्शन ए वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ऑप्शन बी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ऑप्शन सी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ऑप्शन डी चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी
ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। ऑप्शन ए ध्वनि प्रबलता, ऑप्शन बी ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन सी ध्वनि का संवेदन, ऑप्शन डी संकेत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का संवेदन। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्ष डैश होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्ष डैश होगा। ऑप्शन ए वस्तु के भार से अधिक, ऑप्शन बी वस्तु के भार के बराबर, ऑप्शन सी वस्तु के भार से कम, ऑप्शन डी शून्य, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वस्तु के भार से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। ऑप्शन ए बल और वेग, ऑप्शन बी बल और त्वरण, ऑप्शन सी बल और विस्थापन, ऑप्शन डी बल और संवेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बल और त्वरण दोनों की दिशा हमेशा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जी का मान का पता हमें बताना है। जी का मान बताना है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है, ऑप्शन सी नियत रहता है, ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर ताप को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। सेल्सियस से केल्विन पर ताप को बदलने के लिए आपको निम्न पैमानों में क्या करना होगा। ऑप्शन ए दिया गया है दिए गए तापमान को 273 से गुना करना होगा। दिए गए तापमान में से 273 से गुना करना होगा। 273 से गुना करना होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है दिए गए तापमान में 273 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें। ऑप्शन नंबर डी दिए गए तापमान से 273 घटाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 273 दिए गए तापमान में 273 जोड़े। दिए गए तापमान में 273 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। ऑप्शन ए अर्चना SR, ऑप्शन बी चैनिका बरुआ, ऑप्शन सी लक्ष्मी बोरठाकुर, ऑप्शन डी अंकिता डेका। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये 20 क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक तो करना ही करना है। लाइक करें
और 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन है परमाणुकता, अनुभारता, सामान्यता, संयोजकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता। किसी तत्व की संयोजक शक्ति संयोजकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है NaCl एक लवण है जो बनता है। NaCl एक लवण है जो बनता है। ऑप्शन ए तीव्र अम्ल और मंद क्षार से, ऑप्शन बी मंद अम्ल और मंद क्षार से, ऑप्शन सी तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, मंद अम्ल और तीव्र क्षार से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड एक लवण बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है? ऑप्शन ए 4 और 5 में, ऑप्शन बी 3 और 4 में, ऑप्शन सी 1 और 2 में, ऑप्शन डी 2 और 3 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 में 8 तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 100%। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 0%। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत 0% होता है, यानी 1 भी परसेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जब लोहा को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब लोहा को निम्न ऑप्शन के अनुसार किसके साथ मिश्रित किया जाए तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है निकेल और क्रोमियम को, ऑप्शन बी है निकेल और कोबाल्ट को, ऑप्शन सी है निकेल और कैल्शियम को, ऑप्शन डी है निकेल और कॉपर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा निकेल और क्रोमियम को। जब लोहा को निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए एंटीबॉडी, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी प्रोटीन, एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली सभी का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी टोड, ऑप्शन सी सर्प। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी टोड सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट और बाकी 3 जो है कछुआ, मगरमच्छ, सर्प सरीसृप वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 का है मानव में पित्त का स्राव होता है। मानव में पित्त का स्राव होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी ग्रास नली में, ऑप्शन सी यकृत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यकृत में। मानव में पित्त का स्राव यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। ऑप्शन ए श्वसन से, ऑप्शन बी पाचन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन सी प्रसार से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है डैश युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है। डैश युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी एड्रेनालाइन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजेन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए परागकोश के द्वारा, ऑप्शन बी अंडाशय के द्वारा, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र के द्वारा, ऑप्शन डी फिलामेंट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परागकोण के द्वारा। परागकण परागकोण के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है। अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है किसी पौधे का दिशात्मक विकास, किस पशु प्रजातियों की दीर्घायु, पक्षियों का प्रवास, मानवीय व्यवहार के पैटर्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। अनुवर्तन किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी शून्य हो जाएगी, ऑप्शन सी समान रहेगी, ऑप्शन डी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घटेगी। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में अगर अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाई देने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाई देने वाले ग्राफ को कहा जाता है। ऑप्शन ए वेग समय ग्राफ, ऑप्शन बी वेग विस्थापन ग्राफ, ऑप्शन सी वेग गति ग्राफ, ऑप्शन डी वेग दूरी ग्राफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ वेग समय ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन ए लुढ़कता हुआ पत्थर, ऑप्शन बी गिरता हुआ नारियल, ऑप्शन सी उठा हुआ हथौड़ा, ऑप्शन डी गतिमान कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं है। बाकी तीन लुढ़कता हुआ पत्थर गति के कारण ही वो क्या हो रहा है लुढ़क रहा है। ऑप्शन बी जो दिया हुआ गिरता हुआ नारियल गति के कारण ही वो नारियल गिर रही है, और गतिमान कार गति के कारण वो गतिमान में है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उठा हुआ हथौड़ा। उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
डैश तरंगे चमकदार चमगादड़ डैश तरंगे चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। चमगादड़ डैश तरंगे चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। ऑप्शन ए अपश्रव्य, ऑप्शन बी अति पराध्वनिक, ऑप्शन सी पराश्रव्य, ऑप्शन डी पराध्वनिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे सदस्य उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए है रक्त का पीएच मान 7.4, ऑप्शन बी शुद्ध जल का पीएच मान 7.5, ऑप्शन सी सिरके का पीएच मान 2.2, ऑप्शन डी दूध का पीएच मान 6.6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या है राइट आंसर नहीं है, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ऑप्शन ए है 2 और 6, ऑप्शन बी 2 4 2, ऑप्शन सी 4 4, ऑप्शन डी 4 2 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर है 2 और 6, 2 6 इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डैश सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है। डैश सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है। ऑप्शन ए है पीएच, ऑप्शन बी है ऑरम, ऑप्शन सी एजी, ऑप्शन सी कार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑरम यानी सोना सबसे तन्यशील धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा हो जाएगा। कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? सी। आयोडीन के लिए आई, और लोहा के लिए लिखते हैं एफ ई, और फ्लोरीन के लिखते हैं सिर्फ एफ। तो देखने से लग रहा है कि एफ ई, इसमें कितने अंग्रेजी अक्षर के 2 लेटर लिया गया, एफ और ई लिया गया लोहा में, और बाद बाकी 3 में क्या है? एक लिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त डैश में है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त डैश में है। ऑप्शन ए 12, आवर्त 12 में, ऑप्शन बी आवर्त 4 में, ऑप्शन सी आवर्त 10 में, ऑप्शन डी आवर्त 3 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त 4 में। आवर्त 4 में। इसे पहचानने का रूल है, इस कितने में टूटा हुआ है उतना ही आवर्त में ये हो जाएगा, यानी 2 8 8 2 में है, यानी कितना? पहले 2 है, एक आवर्त पहले आवर्त 2 8 8 2, तो ये हो जाएगा चौथे आवर्त में। 4 भाग में टूटा हुआ है तो चौथे आवर्त में हो जाएगा, 3 में होगा तो तीसरे आवर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का है फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? HPO4, H3PO4, H3PO3, H2PO4। ऑप्शन दिया हुआ है HPO4, HPO4, ऑप्शन बी H3PO4, ऑप्शन सी H3PO3, ऑप्शन डी H2PO4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। H3PO4 फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। ऑप्शन बी है विभजोत्तक उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। ऑप्शन सी है विभजोत्तक उत्तक, अस्थायी उत्तक। ऑप्शन डी है सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विभजोत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक। पादप के उत्तक के 2 मुख्य प्रकार है, विभजोत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणी को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए और सुनिए। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणी को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन ए एनिमेलिया, ऑप्शन बी प्लांटी, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनिमेलिया के अंतर्गत रखा जाता है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणी को एनिमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना है। निम्न में से डैश का शरीर 2 परतों से बना है। कोशिका की 2 परतों से बना है। ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी नेमेटोडा, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थाइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंट्रेटा का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है भारत के जंगली जीव के संदर्भ में उड़ान लोमड़ी है। भारत के जंगली जीव के संदर्भ में उड़ान लोमड़ी है। एक सारस, एक बगुला, एक चील, एक चमगादड़। एक चील, एक चमगादड़।
तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें राइट आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक चमगादड़। क्या होगा, एक चमगादड़ हो जाएगा, एक चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है, पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। ऑप्शन ए पाइसीकरण, ऑप्शन बी अन्न चयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी निस्तापन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाइसीकरण, ऑप्शन नंबर ए पाइसीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी आरबीसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 14 कह रहा है मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहा जाता है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहा जाता है। डिंब वाहिनी, ऑप्शन ए दिया हुआ है डिंब वाहिनी, ऑप्शन बी मूत्र वाहिनी, ऑप्शन सी मूत्र मार्ग, ऑप्शन डी शुक्र वाहिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। तो कार्य बराबर हम क्या जानते हैं, कार्य बराबर W बराबर क्या होता है Fs, W बराबर होता है Fs, यानी बल गुना वस्तु की दिशा में विस्थापन। तो हमें इस ऑप्शन में खोजना है कि बल और विस्थापन में से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बल की आवश्यकता नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा गलत हो जाए, क्योंकि यह बल गुना वस्तु के दिशा में विस्थापन होता है। पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, सही है। दिया हुआ है W बराबर Fs, यानी वस्तु के दिशा में विस्थापन, W बराबर Fs गुना F गुना S। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा बी क्या होगा सही हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट दिया हुआ है वस्तु का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, और ऑप्शन डी दिया हुआ है वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। विस्थापन होगा तो क्या होगा बदलाव होगा ही, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन एक ही सही हुआ, कौन है वो ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर होगा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्पष्ट ध्वनि प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, ऑप्शन डी 2 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.1 सेकेंड, या ऑप्शन में 1/10 सेकेंड भी लिखा रहता है, 1/10 सेकेंड भी दिया रहता है।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही बात होती है। 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। ऑप्शन ए है उसकी उच्च चालकता तथा उच्च गलनांक के कारण, उसकी उच्च चालकता तथा उच्च गलनांक के कारण। ऑप्शन बी है उसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण। ऑप्शन सी है उसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा क्वथनांक के कारण। ऑप्शन डी है उसकी उच्च चालकता तथा क्वथनांक के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा उसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का लगा होता है, उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन बी स्थिर क्षेत्र, ऑप्शन डी गुरुत्वीय खिंचाव, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए साधारण शीशा का, ऑप्शन बी प्रिज्म का, ऑप्शन सी अवतल लेंस का, ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साधारण शीशा का। पेरिस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन ए है 2f1 पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, ऑप्शन सी है 2f1 से दूर, ऑप्शन डी है f1 पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा और आप अपने स्कोर को भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।